नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल टर्की स्टडी फन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके जीके से संबंधित है, जो आपके सभी पेपरों में यानी जैसे लेखपाल है, यूपी प्लस है, जीके जीएस, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कहता है कि सत्यजीत रे, दूसरा ऑप्शन कहता है सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन कहता है मदर टेरेसा और चौथा ऑप्शन कहता है भगवान दास। तो इसका सही जवाब है आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को सर्वप्रथम आपको इसमें भारत रत्न प्रदान किया गया था, जो दिया गया था उनको 1954 में। 1954 में दिया गया था इनको सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार। और यहाँ पर आपको और ध्यान देना है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि पहले उपराष्ट्रपति हैं और जो दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति हैं। और नोबेल पुरस्कार से विजेता हैं जो 1954 में सी वी रमन को 1954 में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सी राजगोपालाचारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है बाइट, दूसरा कहता है मेगा, तीसरा कहता है किलो और चौथा कहता है पिक्सेल। यानी कि बाइट है, मेगा है जो MG होती है, जो MB होती है आपकी, और किलो बाइट है आपकी KB, और आपकी पिक्सल है PB। यानी कि PB आपकी जो पेटाबाइट है। यहाँ पर किलोबाइट को आप इसकी सबसे छोटी इकाई है जो आपकी बिट्स होती है, बिट्स होती है। यानी कि एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। और आपके 1 MB में आपके लगभग 1024 KB होती है। और ऐसे ही 1 GB में आपके 1024 MB होती है। ऐसी बढ़ती चली जाती है। एक किलोबाइट, पहले किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है, फिर पेटाबाइट, ऐसे ही फिर जेटाबाइट आता है। ऐसे ही सब इकाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो इसका सही जवाब है आपका बाइट। कंप्यूटर में स्टोरेज के माध्यम की इकाई क्या है, जो कि इकाई स्टार्ट होती है आपकी सर्वप्रथम बाइट से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। इसकी व्याख्या को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और क्वेश्चन को जहाँ पर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पर आप नोट्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि रिक्त स्थान में भरना है कि द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर पहला कहता है 71वें संविधान अधिनियम द्वारा, दूसरा कहता है 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, और तीसरा कहता है 40वें संशोधन अधिनियम द्वारा, और चौथा कहता है 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अध्याय, इसमें जो आपका अध्याय 3 था, अध्याय 3 से इसको हटा दिया गया था। इसे अब केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो आपके किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है प्रधानमंत्री के प्रति, दूसरा कहता है लोकसभा के प्रति, तीसरा कहता है राज्यसभा के प्रति, चौथा कहता है आपका राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, लोकसभा के प्रति। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होता है वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये आपके अनुच्छेद 75(3) में लिखा है।
तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सीधा लिखा है अनुच्छेद 75(3) में लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा कहता है प्रधानमंत्री को, तीसरा कहता है उपराष्ट्रपति को और चौथा कहता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, उपराष्ट्रपति को। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) के ए में 56(1) के ए में के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करता है, इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय होता है। जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति उसकी अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। आपको ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके अप्रत्यक्ष रूप से संसद से होता है। संसद में आपकी दोनों सदन होती है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से मिलकर निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर पहला कहता है JB कृपलानी, दूसरा कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा कहता है JL नेहरू, चौथा कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और यह जो संविधान था वो आपकी 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था। और यह कुछ भागों पर तुरंत लागू भी यानी कि लागू हो गया था, जो जैसे नागरिकता के लिए और आपके चुनाव के लिए, अंतरिम संसद के लिए, ऐसे ही कुछ भागों के लिए लागू हो गया था। और इसमें मसौदी समिति थी जिसमें आपके 7 सदस्य शामिल थे। पहले सदस्य आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, दूसरा थे आपके N गोपाल स्वामी, तीसरे BR अम्बेडकर थे और चौथे थे KM मुंशी थे और पांचवें थे मोहम्मद सादुल्ला और छठवें थे BL मित्तर और सातवें थे आपके DP खेतान। अब और इसमें आपको बता दें कि जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए गए थे। 24 जनवरी 1949 को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए गए थे, जिसमें कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और यह संविधान, इस संविधान की बात की जाए तो यह भारत का मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी पर देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान है यह आपके भारत का संविधान। पृथ्वी पर पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसके अधिनियम में 22 भाग, इसके अधिनियम में आपके 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 लेख थे। यहाँ पर आपको ये सब ध्यान देना है, इसको आपको तैयार कर लेना है। यदि आपको इम्पोर्टेंट लग रही है तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इसमें और पॉइंट्स की बात की जाए तो भारतीय संविधान जो अधिनियम है इसके एक केंद्र सरकार बनाई गई थी। इसने एक शक्तिशाली केंद्र सरकार बनाई गई थी इसमें। और इसके बनाने का टाइमिंग बता दिया जाए तो इसके बनने में आपका लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगा हुआ था। आपके बनने में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन बनने में इसमें समय लगा हुआ था भारतीय संविधान को। और इसमें बता दिए यह विचार था, जो भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था वो 1934 में MN रॉय के सामने रखा गया था। MN रॉय के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन? तो ऑप्शन नंबर पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है नारद पुराण, चौथा है आपका वामन पुराण। वामन पुराण। तो इसमें सही जवाब होगा आपका मत्स्य पुराण पर सही सही जवाब होगा कि भारत का जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण है। और इसमें बात की जाए तो इसमें 18 प्रमुख आपके कुल 18 पुराण है, जिसमें से एक आपका मत्स्य पुराण भी शामिल है। और मत्स्य पुराण में आपके 291 अध्याय भी हैं। 291 अध्याय भी हैं इसमें आपके मत्स्य पुराण में। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? पहले ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा है लॉर्ड बेवेल का प्रस्ताव, चौथा है आपका माउंटबेटन। तो इसमें आपको इसके घटनाओं का सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, इसका सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें पैसा जो क्रिप्स मिशन था वो पहले नंबर पे आया था। आपके सन की बात की जाए तो क्रिप्स मिशन आपके 1942 में आया था। और आपका कैबिनेट मिशन था, जो कैबिनेट मिशन आपके 1946 में आया था। और लॉर्ड बेवेल का प्रस्ताव है वो आपके 1945 में आया था। और माउंटबेटन योजना है वो आपके 1947 में आई थी। यानी कि इसकी क्रम के अनुसार लगाया है तो पहले नंबर पे ए आएगा 42 बारह, दूसरा आएगा 1945, और तीसरा आएगा 46, और चौथा आएगा आपका 47। तो पहले देख सकते हैं कि पहले दूसरा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 पहले नंबर पर मिल रहा है, फिर 3, फिर मिल रहा है आपका पहला, फिर मिल रहा है आपका चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दूसरा सबसे पहले आपका क्रिप्स मिशन आया था, इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आया था लॉर्ड बेवेल प्रस्ताव 1945 में, और तीसरा आया था 1946 में जो कि आपका कैबिनेट मिशन है, और चौथा है माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है मैकमोहन रेखा, दूसरा कहता है माउंटबेटन रेखा, तीसरा कहती है रेड क्लिफ रेखा, और चौथा कहता है डलहौजी रेखा। इस क्वेश्चन को हम पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा की बात की जाए तो मैकमोहन रेखा आपकी भारत और चीन के बीच एक मान्यता प्राप्त सीमा है। भारत और चीन के बीच एक मान्यता प्राप्त सीमा है आपकी मैकमोहन रेखा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हस्तकला का चिकनकारी रूप मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है हापुड़, दूसरा कहता है कानपुर, तीसरा कहता है लखनऊ, चौथा कहता है मथुरा। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, सही जवाब इसका क्या होगा। सही जवाब है इसका आपका लखनऊ। लखनऊ में आपका हस्तकला चिकनकारी रूप से मुख्य रूप से प्रचलित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला कहता है 1815, दूसरा कहता है 1917, तीसरा कहता है 1916, और चौथा कहता है 1915। तो इसका सही जवाब है आपका 1915। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी 1915 में। और इसके अन्य पॉइंट पे बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय को आपकी महामना की उपाधि भी दी गई थी। यह उपाधि किसने दी थी? आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी इनको। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दी थी महामना की। किसको दी थी? मदन मोहन मालवीय को 1915 में इन्होंने हिंदू सभा की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नीति आयोग की प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग में आपको बताना है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि पीयूष गोयल, दूसरा कहता है निर्मला सीतारमण, तीसरा कहता है अरविंद पनगड़िया, और चौथा कहता है आपका रघुराम राजन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा अरविंद पनगड़िया।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग की आपकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो NITI नीति आयोग, NITI नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। N4 होता है आपका नेशनल, I4 होता है आपका इंस्टीट्यूट, T4 होता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, I4 इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PM मोदी आपके इसके हमेशा PM ही इसका अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो आपके इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1928 के बारडोली, बारडोली है मतलब बारदौली, जो सत्याग्रह हुआ था, बारदौली सत्याग्रह हुआ था, वो उसके आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला कहता है और विट्ठल भाई पटेल, दूसरा कहता है महादेव देसाई, तीसरा कहता है महात्मा गांधी और चौथा कहता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन के नेता थे। और इनको सरदार की उपाधि थी यहीं पर मिली थी, बारदौली सत्याग्रह में औरतों के द्वारा दी गई थी। और विट्ठल भाई पटेल हैं वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है विंध्य, दूसरा कहता है अरावली, तीसरा कहता है नीलगिरी और चौथा कहता है हिमालय। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा आपका अरावली। अरावली आपकी सबसे पुरानी यानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व की, यानी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर इसकी सर्वोच्च चोटी है जो, उसका नाम है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। और इसके और बात की जाए तो इसके यह एक तह पहाड़ का उदाहरण है। किसका है? तह पहाड़ का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, यह इससे बात की जाए तो यह है जो 3 राज्यों से होकर गुजरती है और एक केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन से हैं आपके? पहला है आपका राजस्थान और दूसरा है आपका हरियाणा और तीसरा है आपका गुजरात। इन 3 राज्यों से तो गुजरता ही गुजरता है। और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे आपके नज़दीकी है आपका दिल्ली। दिल्ली से आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है इन 3 राज्यों से। और एक चौथा है आपका केंद्र शासित प्रदेश से ये गुजरता है, फैला हुआ है यहाँ पर अरावली पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डीपीटी जो टीका होता है इन इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। निम्न में से इनमें से कौन सी बीमारी है जिनके बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है डेंगू, काली खांसी और आंत ज्वर। आंत ज्वर जो आंतों का बुखार होता है, ज्वर, उसके लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है डेंगू, पोलियो, धनु स्तंभ। डिप्थीरिया, काली खांसी, आंत ज्वर। चौथा ऑप्शन कहता है डिप्थीरिया, काली खांसी और धनु स्तंभ। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, डिप्थीरिया, काली खांसी और धनु स्तंभ। इसके लिए आपका डीपीटी का टीका दिया जाता है। डी यानी कि आपका डिप्थीरिया और पी से होता है आपका होता है काली खांसी और टी से आपका धनु स्तंभ। इन तीनों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है इन तीनों बीमारियों से बचाने के लिए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु को अब धागों का
धागों का कटोरा कहा जाता है आपके तमिलनाडु को, और उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपकी चीनी मिल लगाई गई थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रतौंधी की कमी के कारण होती है। रतौंधी निम्न में से किस विटामिन के कारण होती है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए के कारण आपका रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी के कारण बेरी होता है, और विटामिन सी के कारण आपका स्कर्वी होता है, और विटामिन के कारण नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं विटामिन के कारण। यानी कि यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा विटामिन ए। विटामिन ए के कारण आपका रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका रेटिनोल है, रेटिनोल। जो आपने एक ट्रक पढ़ी होगी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी है। रा से होगा आपका विटामिन ए रेटिनोल, था से होगा थायमिन विटामिन बी, और विटामिन सी को हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। रथ एक से हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का होगा टोकोफेरोल विटामिन डी। ये चार रासायनिक नाम इनके रासायनिक नाम है इनके, इन चारों विटामिनों के, ए बी सी डी, इन चारों की। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना भारत में किसने की थी? ऑप्शन नंबर पहला कहता है रुकन उद दीन फिरोज, दूसरा कहता है कुतुब उद्दीन ऐबक, और चौथा कहता है गयासुद्दीन बलबन, और चौथा कहता है शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वैसे इसका सही जवाब होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसका शासनकाल आपकी 1206 से लेकर 1290 तक चला था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक है जो दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने पहली बार शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार शासन किया था दिल्ली में। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है 158, दूसरा कहता है 156, तीसरा कहता है 163, और चौथा कहता है अनुच्छेद 171। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 156। 156 के तहत राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ पर आपके राज्यपाल है जो, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक नहीं हटेंगे, जब राष्ट्रपति चाहेगा इनको हटाना तब ये हट जाएंगे। यदि ये अपने आप स्वतंत्र रूप से हटना चाहेंगे तो यह अपना इस्तीफा है वो अपने लिखित रूप से राष्ट्रपति को दे सकते हैं, तब ये हट पाएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 156। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत का जो सूचना अधिकार अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला कहता है 30 अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है 12 अक्टूबर 2006, तीसरा 12 अक्टूबर 2005, चौथा कहता है आपका 13 अक्टूबर 2006। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, अति महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो, चाहे वो लेखपाल हो या कोई भी पेपर हो जो आपकी वीडियो में आने वाले पेपर हैं, या जो यूपी प्लस है, एमपी प्लस है, एमपी टेट है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आपके ये जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और ऐसे ही चैनल को हमारे सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।